नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। दिल्ली में ये वही वाला समय अब आता जा रहा है जब ठंड की दस्तक के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ वाला मौसम जो है वो भी शुरू हो जाता है। दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी ठंड के मौसम से पहले प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी है। इस बार की तरह हर बार जैसे होता है, हमने पिछले सालों में देखा, पटाखों पर जनवरी 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए क्या ये सिर्फ यही काफ़ी है? पराली को रोकने के लिए सरकार के तमाम दावों के बीच जो रिपोर्ट आ रही हैं वो फेल होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक ग्रीन वॉर रूम भी बनाया था जो 24 घंटे राजनीति में बढ़ते प्रदूषण पर नज़र रखता है। लेकिन इन सब के बाद भी प्रदूषण की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और अधिकारियों के साथ बैठक की और इस साल दिल्ली पुलिस को प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पराली के मामले में पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा क्या है? पंजाब में भी आपको याद दिला दें, दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। नाम मात्र का जुर्माना, एक भी केस नहीं किया गया है उल्लंघन करने वालों का। पंजाब सरकार कहे कि वो कुछ नहीं कर सकती। पंजाब सरकार कहे कि हम झूठा हलफनामा देते हैं। ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल आज सुप्रीम कोर्ट में किया गया। हरियाणा के अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने। कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई करने की बात कही। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया गया है। साथ ही साथ पंजाब के भी चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में बुलवाया है। जरा सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सुप्रीम कोर्ट में थे जिस वक्त ये पूरा केस चल रहा था। आशीष, काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के लिए खास तौर पर किया। हरियाणा को भी फटकार लगाई गई। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि साल दर साल इतनी बातें होती हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा और पंजाब दोनों को कटघरे में खड़ा किया और कहा है कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। चीफ सेक्रेटरी किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? पंजाब सरकार को ये भी कहा कि अगर आपसे नहीं होता तो आप कह दीजिए कोर्ट के अंदर और हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि आप हेल्पलेस हैं, असहाय हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका रवैया ऐसा है कि लोग जो हैं वो प्रदूषण से मरते रहें, लेकिन हम कार्रवाई नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गलत हलफनामा दाखिल किया, झूठा हलफनामा दाखिल किया कि केंद्र सरकार आपको फंड नहीं कर रही है किसानों की मदद के लिए, जबकि आपने केंद्र सरकार के सामने किसानों के लिए ट्रैक्टर, डीजल आदि के लिए फंड के लिए कोई भी मांग नहीं रखी, कोई प्रस्ताव उनके सामने नहीं रखा है। तो आप गलत बयानी कर रहे हैं कोर्ट के सामने, उन्होंने ये भी कहा है। हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि इसरो का मैप बता रहा है कि कहाँ कहाँ पराली जलाई जा रही है, लेकिन आपको वो जगह मिल नहीं रही है। आप लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का जुर्माना लगा रहे हैं, कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है। और साथ ही साथ दोनों राज्यों के चीफ जस्टिस माफ कीजिएगा चीफ सेक्रेटरीज को बुला लिया है अगली सुनवाई में और कहा है कि दोनों पेश हों और यहाँ पर बताएं। एक हफ्ते का टाइम दिया कि एक हफ्ते में या तो कार्रवाई कीजिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर मुखर होगा। इसके अलावा CAQM जो कमीशन है उसको लेकर भी बड़े सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार को बोला है कि आप ये बताएं कि आखिरकार इस कमीशन से कोई विशेषज्ञ संस्था क्यों नहीं जुड़ सकती है, कैसे उसे जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा जो अफसर मीटिंग में शामिल नहीं होते उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए कि आखिरकार ऐसे मुद्दे पर भी जब सुप्रीम कोर्ट खुद मामले की सुनवाई कर रहा है तो ये अफसर मीटिंग्स में शामिल क्यों नहीं होते हैं। तो बड़ा मुद्दा है। ये भी कहा है कि जो कमीशन है उसमें बहुत सारे अयोग्य सदस्य हैं, उनको
बाहर करना चाहिए। तो एक लंबी चौड़ी कवायद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की है और 23 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जब दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों राज्यों के जो अफसर हैं जिन्होंने कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो ये बड़े आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। जी आशीष, बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पास वापस दोबारा आता हूं, लेकिन पंजाब में कम से कम जो अभी आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसमें कुछ कमी पराली जलने में नासा के सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं उसके आंकड़ों से दिखाई पड़ती है। 15 सितंबर से 6 अक्टूबर की अगर बात करें तो इस बीच पराली जलाने के जो आंकड़े हैं वो 196 नए जो नंबर हैं केसेस वो सामने आए हैं। पिछले साल इसी दौरान 845 मामले सामने आए थे, यानी कि अगर वैसे देखा जाए तो इसमें भारी गिरावट दिख रही है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब धीरे धीरे पराली जलाने का सीजन जो है वो शुरू हो रहा है। 2022 में इसी समय के बीच में 630 मामले सामने आए थे। तो अगर 2022 से और 23 को भी कंपेयर करें तो कम से कम 2024 में 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आंकड़ों में कुछ कमी जरूर दिखाई पड़ रही है। अब प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है और दिल्ली उससे कैसे जूझ रहा है, उसी को देखते हुए आपको यह भी बताते हैं कि दिल्ली में कल से यानी कि 15 अक्टूबर से जो प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए दिल्ली में ग्रैप 1 GRAP ग्रेजुअल रिस्पॉन्स जो होता है पोल्यूशन को देखते हुए, वो प्रणाली जो है वो लागू कर दी गई है। अब इसमें क्या क्या पाबंदियां शुरू की गई हैं ग्रैप 1 में। ग्रैप 1 जो है वो तभी लागू होता है जब शहर में AQI जो है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 के पार चला जाता है, जिसे खतरनाक स्थिति में माना जाता है। तो ग्रैप 1 लागू होने के बाद होटलों और रेस्टोरों में कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को, जो BS3 पेट्रोल है और BS4 डीजल है, उनके संचालन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर भी रोक लगाई हुई है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी वरिष्ठ सलाहकार हैं आंतरिक चिकित्सा की, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि पोल्यूशन का सीज़न शुरू हो गया है और हम लोग हर बार अक्सर ये बात करते हैं, हर बार यही बात, मतलब मुझे लगता है सवाल से भी शायद कुछ नया नहीं और जवाब में भी कुछ नया नहीं, साल दर साल हम यही बातें करते आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग है वो कम से कम ये ज़रूर दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार के कहने के बावजूद भी ज़मीन पर कुछ बदलता नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है। विफलता है ये सरकारों की और हमारी। बिल्कुल सही कहा आपने अंकित जी। हर साल हम इस मुद्दे पर बात करते हैं और हर बार सरकारें दावा करती है कि अगला साल बेहतर होगा या इस प्रदूषण की जो हमारी समस्या है इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। और अब सरकारें 2 आपके प्रदेशों में सेम होने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि सोचने की बात है कि क्यों आखिरकार हम इससे जो है निपट नहीं पाते और हर साल हम लोग जो है 4-5 महीने जो हैं इससे जूझते हैं। और देखिए ये इतनी बड़ी समस्या है कि चाहे हम अपने बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात करें, बड़े बुजुर्गों की, गर्भवती महिलाओं की, ये सभी एक ऐसा वर्ग है जो इसकी वजह से बहुत सारी चुनौतियाँ झेलता है। अगर आप देखें तो छोटे बच्चे जो हैं, जिनके अंग जो है डेवलप हो रहे होते हैं, चाहे हम उनके लंग्स की बात करें, ब्रेन की बात करें, उनके इम्यून सिस्टम की बात करें, इन सब चीज़ों पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये वो बच्चे हैं जो आने वाले वक़्त में अस्थमा के शिकार होंगे, ब्रोंकाइटिस के, इनका आईक्यू लेवल उतना अच्छा डेवलप नहीं होगा, इनका इम्यूनिटी लेवल उतना अच्छा नहीं होगा और अभी से इनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी दिखाई देंगे। जैसे हम एडीएचडी की बात करते हैं, एंग्ज़ायटी की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं। वहीं अगर नौजवानों की भी अगर हम बात करें तो अब आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के जो रिस्क है, वो पोल्यूशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसा नहीं है कि आप लंबे समय तक इस प्रदूषण में रहेंगे तभी आपको हार्ट अटैक की संभावनाएँ बढ़ेंगी। कुछ घंटे भी अगर आप इस प्रदूषण में रहते हैं, तो वो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बेवजह हार्ट अटैक की तरफ ले जा रही है, हमें मूड स्विंग्स की तरफ लेकर के जा रही है। लंग्स की तो देखिए बात करना ही एक मैं कहूँगी कि हर किसी को मालूम है कि इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ने वाला है। लेकिन हमारे शरीर के जो बाकी अंग हैं, वो भी नहीं बच पा रहे हैं। और वहीं प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है नौजवानों की, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। गर्भवती महिलाएँ जो हैं, उनका बच्चा जो है वो प्रीटर्म हो सकता है,
इमेच्योर डेथ हो सकती है बच्चों में, और बच्चों में भी जो है जीवन आगे चलकर जो है जन्मजात परेशानियाँ दिखाई दे सकती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बेवजह हम लोगों को नई-नई बीमारियों की तरफ धकेल रहा है, और इसलिए सरकारों को इसको बहुत ही संगीनता से लेने की ज़रूरत है। इसे केवल एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाएँ, बल्कि इसको लेकर के कुछ ठोस कदम उठाएँ, जिससे कि हर साल हम ये जो पटाखे बंद करना है, काम बंद करना है, कंस्ट्रक्शन बंद करना है, हम्म। इस तरह की जो हमें गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं, ये ना करनी पड़े, और हम एक साल भर जो एक अच्छी शुद्ध हवा की हमारी जो इस वक़्त रिक्वायरमेंट है, वो हमें मिले। ये सभी और सरकारों को इस वक़्त सुनिश्चित करना चाहिए। जी डॉक्टर महेश्वरी, शायद और अभी भी मुझे लगता है कि इस पर राजनीतिक तौर पर कितनी राजनीतिक पार्टियां आप देखती हैं जो पोल्यूशन को लेकर मैनिफेस्टो जारी कर रही हो, कह रही हो कि हम किस तरीके से हवा साफ करेंगे, अभी भी नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं कि हम इसको अपनी प्रायोरिटी बना नहीं रहे हैं। काफी सारी स्टडीज हैं। एक स्टडी में अभी देख रहा था 2022 की जो बात कर रहे हैं कि करीब भारत के अंदर 2.18 मिलियन यानी कि करीब 21 लाख लोगों की मौत जो है वो पोल्यूशन उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इस तरह की स्टडीज आप बार बार लैंडसेट हो या बार और भी अगर आप देखें एजेंसीज, तो इस तरह की जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत करते रहते हैं। तो क्या हमारे लिए ये मतलब क्या हमने भी मान लिया है कि जीवन का यही तरीका है भारत में, हम पोल्यूशन के साथ जीते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, और अगर दिल्ली, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 10 साल तो हम लोगों की उम्र वैसे ही छोटी हो चुकी है, कम हो चुकी है, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, और ये स्टडीज़ बहुत साफ तौर से दर्शा रही है कि किस तरह से हमारा जो जीवन काल है वो भी छोटा होता जा रहा है। और अगर कहें तो देखिए, क्योंकि हमें हर वक़्त काम के लिए बाहर निकलना है, बच्चे भी स्कूल जाएँगे, बाकी गतिविधियों के लिए भी लोग बाहर निकलेंगे, तो धीरे-धीरे लोगों को आदत होने लग गई है, उसी में एक्सरसाइज़ हो रही है, उसी में लोग अपना मशक्कत के काम भी कर रहे हैं, जो कि और जी। ज़्यादा नुकसान दे रहा है। तो ये सरकारों को कदम उठाने की ज़रूरत है। दूसरा, एक पर्सनल लेवल पे हम ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं अंकित जी, कि इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है, हम्म। उसे हम कंट्रोल करें, क्योंकि देखिए बहुत सारा वक़्त ऐसा भी है जो आप घर के अंदर अपने बिताते हैं। अगर वहाँ पे भी आप एरोज़ोल स्प्रेज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगरबत्तियाँ और इस तरह की चीज़ों को आप जला रहे हैं, या आप जो है इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि आपके फ़िल्टर्स वग़ैरह जो होते हैं वो आप साफ़ करके रखें। आपको किस वक़्त खिड़की खोलनी है, कब बंद रखनी है, कब बाहर निकलना है, इन चीज़ों का भी हम थोड़ा-थोड़ा ध्यान खुद से भी रख सकते हैं। तो उसकी बिल्कुल। वजह से भी हम एक अंदर घर के अंदर का जो वातावरण है, अपने घर के अंदर का जो एक्यूआई लेवल है, उसको भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रयास एक इंडिविजुअल लेवल पे हर घर में होना चाहिए। इसके प्रति भी जी जागरूकता हमें फैलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण है, चाहे हर साल हमें लगातार इस पे बात करनी पड़े, इसके लिए चर्चा ज़रूरी है, और तब तक चर्चा ज़रूरी है जब तक कम से कम जागरूकता भी बने, और राजनीतिक पार्टियां, हमारे नेता जो हैं, सरकारें जो हैं, वो बाध्य हो जाएं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे लोगों को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम और आप जो कम से कम घरों में रहते हैं, हमारे पास संपन्न हैं, या उनके जिस तरीके के एयर प्यूरिफायर या बाकी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन सोच के देखिए जो इतनी बड़ी आबादी जो सड़क पर रह रही है, काम कर रही है, उनके लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है ये जो पोल्यूशन का जो पूरा दौर चलता है दिल्ली में और बाकी क्षेत्रों में। लेकिन दिल्ली के लिए थोड़ा सा मतलब सिर्फ ये डराने वाली बात नहीं है, पर थोड़ा सा ये भी बताने की ज़रूरी है कि दिल्ली में पिछले 6 सालों में इस साल अभी तक सबसे अच्छी एयर क्वालिटी रही है। ये एक रिपोर्ट के दौरान बताया गया है कि पिछले 6 सालों में जनवरी से लेकर अगस्त तक सबसे साफ हवा अभी तक दिल्ली ने देखी है। AQI जो है उसकी एवरेज जो है वो 53 रही है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 53 के आसपास रही है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में माना जाता है। मॉनसून के चलते हवा अच्छी हो गई थी। AQI रीडिंग क्या होती है जरा वो भी आपको बता देता हूं, जो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए। 0 से 50 अगर AQI की रीडिंग है तो ये सबसे बेहतर, इसके बीच में जो रीडिंग है वो सबसे बढ़िया माहौल है आपके रहने के लिए। यानी कि अगर आप 0 से 50 के बीच में AQI है तो उसे अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच में AQI है तो उसे संतोषजनक माना जाता है कि चलिए ये भी आपके शरीर के लिए फिर भी ठीक है। पर 100 से ऊपर जब पहुंचते हैं तो 101 से लेकर 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब, और 401 से लेकर 500 तक गंभीर हालत मानी जाती है AQI की। आपको याद दिला दे, दिल्ली में 900 1000 तक कई दिन हैं ऐसे गए हैं। यानी कि अगर आप नॉन स्मोकर हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, तो मान लीजिए कि आप भी 74 से 75 सिगरेट रोज जितना नुकसान करती हैं उतना धुआं आप इनहेल कर रहे हैं अगर आप दिल्ली में हैं, और गंभीर श्रेणी में पोल्यूशन जो है वो दिखाई पड़ता है। आज
क्या हालात हैं दिल्ली के? दोपहर 3 बजे के क्या आंकड़े हैं? AQI दिल्ली के अंदर 181 पर है, यानी कि जो पूरी मैंने आपको श्रेणी बताई थी, इसमें अगर ये बात करें तो ये अभी मध्यम दर्जे पर है, ठीक नहीं है, बहुत अच्छी AQI नहीं है। इसमें PM 2.5 157 पर, PM10 181 पर, CO 13 पर, AQI रीडिंग जैसे मैंने आपको बताया ये जो है इस वक्त मध्यम कैटेगरी में है, बहुत अच्छी इसको AQI नहीं, यानी कि एयर क्वालिटी नहीं माना जा सकता। एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को लेकर हम बात कर रहे हैं, वहीं सबसे पहला जो उपाय लोगों को समझ में आता होगा कि अगर आपको प्रदूषण से बचना है तो उसके लिए आपको और पेड़ लगाने चाहिए। दिल्ली में उसका उलट हो रहा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज भी है। दिल्ली के रिज इलाके को, जिसको दिल्ली का फेफड़ा कहा जाता है, उसमें अवैध रूप से पेड़ काटे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि हमारा प्रस्ताव है कि हम DDA चेयरमैन यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहेंगे, जिसमें बताया जाए कि क्या पेड़ों को काटने की अनुमति के बारे में चर्चा के जो है उसमें कोई जानकारी उनको थी या नहीं थी, उन्हें कब बताया गया कि अनुमति की आवश्यकता है, औपचारिक उपायों के जो उपचारात्मक उपाय हैं यानी कि पेड़ को काटने से बचाने का या ट्रांसप्लांटेशन का, उस पर क्या कदम उठाए गए। रिज की प्राचीन प्रकृति को संरक्षित करने के आदेश के बाद भी गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जानबूझकर इस तथ्य को छिपाने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई, ये सब बताएं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सख्त टिप्पणी की गई है। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं और ये पेड़ काटने का मामला है जिस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है, यानी कि अदालत पहले ही अपनी नाखुशी जाहिर कर चुकी है और उसके बाद जो उन्होंने कहा शायद वो हो नहीं पा रहा, इसी वजह से अदालत को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अदालत को अब तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार किसके कहने पर ये पेड़ काटे गए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी बात ये है, क्योंकि DDA के चेयरमैन भी हैं LG, तो उनको एक व्यक्तिगत हलफनामा उनसे मांगा गया है और उनसे पूछा गया है कि क्या जब उनको ये जानकारी थी कि पेड़ काटने के लिए अदालत की अनुमति की जरूरत है, उनको ये जानकारी कब मिली, अफसरों ने उनको बताया कि नहीं बताया, उपचारात्मक उपाय के लिए उन्होंने क्या किया है, जो दोषी अफसर हैं जिनकी वजह से ये पेड़ कटे जबकि कोर्ट की अनुमति नहीं थी, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। ये भी कहा है कि क्या LG क्रिमिनल एक्शन ऐसे अफसरों के खिलाफ करेंगे, और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अदालत इससे पहले एक्शन ले। हम चाहते हैं कि LG खुद एक्शन लें, LG को एक हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा, जाहिर तौर पर गाज DDA के अफसरों पर गिरने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती इस मुद्दे पर दिखाई है और कहा है कि ये जो मामला है उसमें कोर्ट की परमिशन के बिना, यहाँ तक कि कोर्ट ने ये भी कहा कि पेड़ काटने की अनुमति के लिए अर्जी सुप्रीम कोर्ट में बाद में दायर की गई, लेकिन पेड़ पहले काट दिए गए। क्या LG को इसकी जानकारी थी? किसी ने LG को बताया कि पेड़ इस तरह नहीं काटे जा सकते जब तक कोर्ट की अनुमति ना हो? ये तमाम चीज़ें पर्सनल हलफनामे में मांगा है। दोषी अफसरों पर कार्रवाई की बात भी पूछी है। तो एक बड़ा मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है और अब LG को अपना जो एफिडेविट है वो यहाँ पर फाइल करना होगा। इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कंटेम्प्ट में पहले दूसरी बेंच सुन रही थी, उसमें DDA के वाइस चेयरमैन, DDA के कुछ अफसर, दिल्ली सरकार के अफसरों के खिलाफ भी अवमानना के नोटिस जारी किए थे। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि LG क्योंकि LG ने वहाँ का दौरा किया था और DDA के वो चेयरमैन हैं, इसलिए LG से पूछेंगे कि आखिरकार किसके कहने पर, कौन वो अधिकारी हैं जिनके इशारे पर ये पेड़ काट दिए गए और लकड़ियां वहाँ से हटा दी गई। आशीष, क्योंकि दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, थोड़ा सा इस केस के बारे में बता भी दीजिए कि कितने पेड़ कहाँ से काटे गए थे और क्या कारण था कि इन पेड़ों को इस तरीके से काटा गया। जी देखिए, दक्षिणी दिल्ली में छतरपुर रोड पर ये
सड़क चौड़ी करने का काम हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक सार्क यूनिवर्सिटी बन रही है, एक अस्पताल भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बन रहा है। तो यहाँ पर वहाँ के निवासी पहुँचे थे और उनका ये कहना था कि डीडीए ने बिना परमिशन के करीब 1100 पेड़ काट दिए हैं। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में आया कंटेम्प्ट पिटीशन में कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखे थे कि उसकी अनुमति के बिना कोई पेड़ नहीं कटेंगे, लेकिन डीडीए ने वहाँ पर करीब 1100 पेड़ काट दिए। हालांकि डीडीए कह रहा है कि इतने पेड़ नहीं हैं, कुछ पेड़ जो हैं वो रिज एरिया में हैं, कुछ डीडीए के लैंड पर हैं, तो कुछ फॉरेस्ट लैंड में हैं। तो ये तमाम बातें यहाँ पर थी। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी और हैरानी जताई थी कि उसकी अनुमति के बिना इस तरीके से पेड़ कैसे कट गए और रोड को चौड़ा करने का काम कैसे शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि रोड वाइडनिंग के काम पर तुरंत रोक लगे और वहां किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। उसके बाद से वहां पर कोई भी काम नहीं चल रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के वाइस चेयरमैन को भी कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया था, डीडीए के कुछ अफसरों को किया था और पूछा था कि किसके कहने पर ये पेड़ काटे गए। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्टर जो था उसको भी नोटिस जारी करके पूछा गया था कि उसे किसने आदेश दिए थे कि पेड़ काटे जाएं। इसके बाद ये साफ नहीं हो पाया कि पेड़ किसने काटे हैं। तो इसके बाद क्योंकि 2 बेंचों में इस तरह के मामले चल रहे थे, तो ये मामला चीफ जस्टिस की बेंच में भेजा गया और अब चीफ जस्टिस की बेंच ने सीरियस व्यू लिया है और सीधे डीडीए के चेयरमैन यानी दिल्ली के एलजी उनसे सवाल जवाब किए हैं और व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को बोला और सीधे सीधे कहा है कि अदालती आदेश का इंतजार ना करें, कार्रवाई करें उन अफसरों पर, डिसिप्लिनरी एक्शन भी करें और कानूनी जो आपराधिक कार्रवाई है वो भी ऐसे अफसरों पर होनी चाहिए। जी, तो गंभीर रूप से सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला लिया है और इस पर एलजी और डीडीए के साथ साथ जो अफसर हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। उन्हें गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। केंद्र मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल रहे। विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी विधायक दल को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि शपथ के तुरंत बाद 24,000 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की जनता के लिए बहुत शुभ दिन है। लगातार तीसरी बार आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और चुने हुए सभी विधायकों ने एक मत से हमारे युवा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। नहीं, जहाँ भी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विजय मेरा नाम। अनिल विज चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बीजेपी में पेश कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि जैसा भी पार्टी कहेगी वैसा ही करूंगा। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, इस पर कोई सरप्राइज तो नहीं कहा जा सकता कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन क्या कैबिनेट मिनिस्टर भी कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी किसी को बनाया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी कहीं ना कहीं जो जातिगत गणनाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको पूरा तरीके से साध के चलने की।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। न केवल जातिगत हिसाब से देखें बल्कि क्षेत्रीय हिसाब से देखें, ये जरूरी हो जाता है। और जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, कुछ वैसा ही चर्चा चल रही है। लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि राजस्थान में ये और मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। और अगर आप देखिए जिस तरह से अनिल विज ने जिस तरह से इच्छा जाहिर की, राव इंद्रजीत सिंह ने जाहिर की, और यही वजह है कि उसी को भांपते हुए केंद्रीय नेतृत्व जो विधायक दल की बैठक में परीक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वहां भेजा गया। तो उसके बाद ही आप देखिए जो समीकरण जिस तरह से बदला, उसके बाद जो अनिल विज जो है खुद एक मुख्यमंत्री पद के लिए जो नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखते हैं, और अब वो कहते हैं कि नहीं चलिए ठीक है। तो ये समझा जा सकता है कि कई तरह की बातें हुई थी राजनीति में, लेकिन अब उन बातों को चर्चा नहीं करना चाहते जो चुनाव के प्रचार के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने भी कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हरियाणा के बनना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने इलाके में जितने लोगों को जीता है, अहिरवाल इलाके में 9 से ज्यादा विधायक जो है बीजेपी के चुने गए हैं। और उनका ये कहना था कि इसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब माना यह जाना चाहिए कि नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार बनेगी, और जो हरियाणा सरकार बनेगी उसकी कोशिश ये होगी कि क्षेत्र के हिसाब से और जाति के हिसाब से जो प्रतिनिधित्व लोगों को दिया जाए कैबिनेट में। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं एक राज्य में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह कल, लेकिन जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद आज नई सरकार जो सत्ता में वो लौटती दिखाई पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 5 और लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें सुरेंद्र चौधरी को डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये वही सुरेंद्र चौधरी हैं जिन्होंने नौशेरा सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया था। शपथ लेने वालों में निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा भी शामिल हैं। चुनावी नतीजों के बाद सतीश शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आए थे, उन्होंने अपना समर्थन दिया था। जम्मू कश्मीर में नया निजाम, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, सुरेंद्र चौधरी डेप्यूटी मुख्यमंत्री, सकीना इट्टू मंत्री, सतीश शर्मा को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेता वहां मौजूद रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी इस समारोह में शिरकत की। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा। अब एक एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं। मुश्किलें तो बहुत हैं, परेशानियां तो बहुत हैं। सबसे पहले जो 10 बरसों से जमहूरी हक यहाँ ख़त्म किया गया है, वो जमहूरी हक वापस लाया, लोगों ने खुद लाया है। इतनी बड़ी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल किया है, और वो चाहते थे जो उनकी आवाज़ दबाई गई है इन 10 बरसों में, उनकी बात नहीं सुनी गई, डेवलपमेंट नहीं हुई। पावर सेक्टर में इतनी मुश्किलें हैं, हेल्थ सेक्टर में इतनी मुश्किलें, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। हालांकि एक चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, लोगों को हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनका इंशाल्लाह उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने के और जितना पॉसिबल हो सके लोगों के लिए काम करने के। आपको बहुत मुबारक है। थैंक यू सुरेंद्र जी। आप भैया को तो चैलेंज बहुत है, लिमिटेशंस भी इस सरकार की हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी में एक सरकार है। तो जो आपकी जो घोषणा पत्र में कई वादे हैं उनको क्या आप निभा पाओगे? हमने अगर वादे किए हैं तो सोच समझ के किए हैं। मेरी लीडरशिप ने सोच समझ के किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो निकाला है उसमें जो वादे किए हैं हम पूरे क्यों नहीं करेंगे? इसलिए तो किए हैं, पूरे करने के लिए किए हैं। हमने खाली जुमले करने के लिए थोड़ा किया है। तो लिहाजा हम जो भी वादे किए हैं, जो मसले मसाइल जो हैं लोगों के, उसको क्योंकि इन 10 सालों के में ऑफिसर्स के बीच में और आम आदमी के बीच में गैप आ गया। अब हमें वो गैप की वो भरने की ज़रूरत है। तो आज हम चुने हुए लोग आए हैं, तो हम उस गैप को पहले काम करेंगे और उसके साथ साथ जो लोगों के मसले और मसाइल हैं उनको पूरा करेंगे।
और उसके साथ साथ मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं, मेरे परिवार के पास भी नहीं, और मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आया हूँ और जिस खिते से मैं आया हूँ पीर पंचाल से, वो बॉर्डर का इलाका, आपने कई बार टूर भी किया, और जम्मू सूबे के लोगों के लिए एक फ़ख्र की बात है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते थे कि वो एक रीजनल पार्टी है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले भी कई बार बताया है और आज फिर दिखला दिया उनको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ है, जो पूरे जम्मू कश्मीर के आम आदमी के साथ है। सुरेंद्र चौधरी एक ज़मीन से निकला हुआ है पॉलिटिकल वर्कर, जिसको आज एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है। इससे बड़ा फैसला, और जो लोग बोलते हैं हमें चीफ मिनिस्टर दो, चीफ मिनिस्टर को, उनको बोलो कि जम्मू का डीजी तो दे दो, जम्मू का एलजी तो दे दो, जम्मू का चीफ सेक्रेटरी तो दे दो। जम्मू में आपको तवक्का थी कि आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे? मैं तो हैरान हूँ। मैंने आप शायद अगर आपने देखा होगा तो मैं तो आम जाके एमएलए में जाके बैठ गया था, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। और जब मुझे उन्होंने कहा इधर आओ मिनिस्टर बनना है आपने, तो मैं हैरान हो गया, मैं वहाँ बैठ गया। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला का जो कैबिनेट है वो तैयार हो रहा है। कांग्रेस इस कैबिनेट में अभी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी भी उनसे बातचीत जारी है। उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी और कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके साथ मिलकर काम करेगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने बधाई संदेश में लिखा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री उमर अब्दुल्ला को बधाई। जनता की सेवा करने के उनके प्रयास के लिए उन्हें शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। कांटू का ताज है, अल्लाह करे ये कामयाब हो और लोगों की उम्मीदें पूरी हों, यही मेरा पैगाम है। आज बहुत अच्छा दिन है, मुबारक दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है। और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। हमारे को बड़ी खुशी हो गई, हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा संदेश दिया। जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद और व्यापार दोनों साथ नहीं चल सकते। बिना आपसी भरोसे के संबंधों की मजबूती संभव नहीं है। एससीओ फोरम में चीन का नाम लिए बगैर विदेश मंत्री ने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सम्मान के बिना मजबूत संबंध संभव नहीं। एससीओ फोरम पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपना शुरुआती संबोधन दिया और फिर अपनी बारी आने पर भारत के विदेश मंत्री ने इसे संबोधित किया। जो सबसे अहम बात रही वो ये कि न तो पाकिस्तान के पीएम ने भारत पर कोई आक्षेप लगाया और न ही विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर घेरने की कोशिश की। इससे दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक पहल के तौर पर, ये एक सकारात्मक रवैये के तौर पर देखा जा सकता है। अगर याद करें कि यूएनजीए में जो अभी संपन्न हुआ सितंबर में, उस दौरान कैसे पाकिस्तान के पीएम ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और फिर विदेश मंत्री ने उस पर कड़ा जवाब दिया था। अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो एससीओ के इस मंच पर दोनों देश जो है वो आपसी सहयोग और भरोसे पर
ज़्यादा जोर देते नजर आए। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के संदर्भ में आतंकवाद की बात की, कश्मीर जैसे शब्द के इस्तेमाल से वो बचते नजर आए। वहीं जयशंकर ने भी आतंकवाद की चुनौती की बात तो की, लेकिन पाकिस्तान पर कोई कठोर निशाना या सीधा आक्षेप जो है वो नहीं किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ फोरम पर शुरुआती जो अभी मौजूदा वैश्विक चुनौती है उसकी बात की, और कोविड से लेकर 2 जंग जो दुनिया में चल रही है उसकी चुनौतियों का जिक्र किया। और उसके बाद विदेश मंत्री ने एससीओ चार्टर की याद दिलाई और कहा कि बिना ईमानदार बातचीत के, बिना ईमानदार डायलॉग के इस फोरम के मकसद को पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपसी सहयोग का जो आधार है वो एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान से जुड़ा है। हर सदस्य देश को चाहिए कि एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का जो सम्मान है वो करे। उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के तौर पर एससीओ के सामने की 3 प्राथमिक चुनौतियों से जो लड़ाई है उसका जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि अगर सीमा पार से आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ की गतिविधियां चलाई जाती रहीं तो फिर व्यापार, ऊर्जा के प्रवाह और कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इन सब बातों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता, इन सब बातों पर जोर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आपसी भरोसे की कमी हो जब और दोस्ती जो है वो कम पड़ रही हो और पड़ोसी जो है अच्छा साबित ना हो रहा हो तो फिर आत्ममंथन कर उसे दूर करने की ज़रूरत है। ये अपरोक्ष रूप से एक संदेश था और चीन को खास तौर पे संदेश था। उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चीन को कड़ा संदेश इस मंच से ज़रूर दिया। कहा कि बहुपक्षीय सहयोग तभी संभव है जब कोई देश अपना अलग एजेंडा चलाने की कोशिश न करे, अलग एजेंडा लेकर ना चले। जब तक संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं होगा तो फिर रिश्तों की मजबूती की जो बात है वो बेमानी होगी। गौरतलब है कि कल ही चीन और पाकिस्तान ने अपने साझा बयान में कश्मीर शब्द का जिक्र किया था। विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों में सीपेक के रूप में भारत की संप्रभुता पर जो चोट करने की जो उसके उल्लंघन की कोशिश हुई है उस पर भी एक आपत्ति जो है वो जताई, लेकिन सीधे शब्दों में नहीं, इशारों में। इन बातों के अलावा विदेश मंत्री ने जलवायु परिवर्तन और पर जो भारत की कोशिश है उसका जिक्र किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा भी जो है इस मल्टीलैटरल फोरम पर उठाया। आज एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 1984 में स्थापित इस बल ने देश को आतंकवाद और बंधक संकटों से सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर दिल्ली स्थित मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां सुरक्षा बल यानी एनएसजी के जवानों की बहादुरी और उपलब्धियों को सराहा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी को बधाई दी, इसकी वीरता और समर्पण की प्रशंसा भी की है। एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत की एक विशेष सुरक्षा दस्ता है, बल है, जिसे आतंकवाद से निपटने और संवेदनशील ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बनाया गया। इसकी स्थापना 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी, ताकि आतंकी हमलों और बंधक संकट जैसे आपातकालीन स्थितियों से तुरंत निपटा जा सके। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो तैनात रहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। सवाल इंडिया का में जुड़े रहिए हमारे साथ। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है।